नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वर्तमान में आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सर की अगर योग्यता की बात की जाए, सर एमएससी हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं। मुझे नहीं लगता कि और भी जितने नेता हैं या जो इस समय पार्लियामेंट या कहीं भी बैठे होंगे वो इस समय इतनी शायद नॉन डिग्री या पढ़ाई लिखाई करी होगी। आई डोंट थिंक सो सर। लेकिन आगे वार्ता करते हैं आज के चुनावी माहौल के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त बिगुल बच चुका है पूरी तरह से। जितने भी प्रत्याशी हैं जगह जगह पर अपना प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी पार्टी की तरफ से जो आपके प्रत्याशी हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, किस तरह से मैदान में पहुंच रहे हैं लोगों के पास, जनता के पास? जी सर, बताइए। थैंक यू। आपने बात सही उठाई है, मगर हमारे आदर्श समाज पार्टी की मजबूरी ये रही है कि हमको अप्रैल से 2-3 महीने 4 महीने तो कोरोना के चक्कर में फंस गए थे, तो कमजोरी रही, मान नहीं आ पाए। दूसरी बार हमारी मिसेज की आंख के ऑपरेशन हुआ, उसमें 3-4 महीने लग गए। तो हम जनता से अपने से संपर्क उस तरह का जो हमें करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसलिए तब तक जो है ये गठबंधन की बातें चली गई। तो अब जनता जो 2 भागों में बट गई है। एक गठबंधन की तरफ कुछ चाहते हैं, कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके विपरीत में चाहते हैं। तो ये इन दोनों में अधिकांश बातें, रैलियां भी इन्हीं लोगों की हुई हैं। तो ये लग रहा है सारे वातावरण में कि केवल 2 पार्टियों के बीच है, एक तो भाजपा का गठबंधन और एक जो है अखिलेश यादव जी के छोटी मोटी पार्टियों का गठबंधन, उनमें संपर्क चल रहा है। तो दूसरी पार्टियां जो और पार्टियां, कांग्रेस है, बीएसपी है और हमारी आदर्श समाज पार्टी है, इसमें लोग समझते हैं इनको तो पावर में आना नहीं है। तो इसीलिए कैंडिडेट भी बड़ी मुश्किल से तैयार हो पा रहे हैं, क्योंकि भावना ये बन गई है कि भाजपा या अखिलेश यादव जी पार्टी है। मैं समझता हूँ हमारी जहाँ तक पार्टी का संबंध है, ये मध्य मार्ग वाली पार्टी है। न एक्सट्रीमिस्ट, न तो हिंदुओं को पसंद करती है, न मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट पसंद करती हैं। और ये जो पार्टियां हैं वो सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। वो मंदिर वो भी जाना चाहते हैं तो वो दूसरे मंदिर जाना चाहते हैं। वो मुसलमानों की बुराई करना चाहते हैं तो ये मुसलमानों को गले लगाना चाहते हैं। तो ये सब, इससे कोई प्रजातंत्र में कोई अंतर पड़ने वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एक को हटा के बी आ जाएगी या बी को हटा के ए आ जाएगी। और वही सब क्रिमिनल्स इधर से उधर, इधर से उधर दल बदल करके आ रहे हैं। और परिवारवाद चल रहा है। 3-3 पीढ़ियों तक जो है उनको दिया जा रहा था। उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जब 3 पीढ़ियों से देखें तो उदाहरण के लिए आपका कल्याण सिंह जी हैं। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे पहले हम जानते हैं उनके सब जितने भी स्वभाव था। उनका बेटा बन गया मंत्री, फिर बेटे की बेटी की टिकट मिल गई। ऐसे तमाम लोग हैं जो कर रहे हैं। क्रिमिनल्स का जहाँ तक संबंध है, क्रिमिनल्स एक क्रिमिनल थे, उनको टिकट एक जगह से, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की है तो अब नहीं मिला तो कहाँ है, तो उन्होंने कहा इस गठबंधन में, तो इस गठबंधन में, इस गठबंधन, इस गठबंधन में। तो ये हेरा फेरी ऑफ द क्रिमिनल चल रहा है। और एक दूसरे को लगा करके वो कहते हैं हमारे पाक साहब हैं, बहुत अच्छे हैं। क्यों? वो जानते हैं कि अगर हमारी पार्टी उस पार्टी में हम पहुंच गए जहां पर सत्ता आने वाली है, तो वो सारे के सारे क्रिमिनल के एक्टिविटीज़ की जितने भी हैं उनकी सब सफाई साफ कर देगी और पाक साफ कर देगी। तो ये जो बीमारी है, ये जो भ्रष्टाचारियों, अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की सरकार द्वारा वापस लेने की बात, ये जो होती है, उसी से सब नुकसान हो रहा पूरे देश का। तो हमारे तो क्योंकि एक आदर्श वाली बात कर रहे थे, तो हमें महसूस होने लगा है कि कैसे आदर्श चलेगा। ये तो हमेशा जिनके पास धन बल है, जिनके पास बाय बल है, वो पार्टियां मजबूत हैं, राज कर चुकी हैं। तो सारी जनता उन्हीं की तरफ देखती है कि भाई इनमें से आएगा तो ये ठीक है, नहीं है तो इनमें से आएगा। तो अंतर क्या पड़ने वाला है? हम चाहते थे कि सच्चे अच्छे ईमानदार नवयुवक बाहर आएँ और वो लड़ें, मगर वो नवयुवकों से जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, अनुभव नहीं है, पर्चे भरने तक का अनुभव नहीं है। क्योंकि पर्चा इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया है कि उसको शॉर्टकट करना आवश्यक है, क्योंकि उससे परेशानी होती है। 3-3, 4-4 दिन तक पर्चा भरने में, तैयारी करने में 10 आदमी कैंडिडेट को सपोर्ट करने में लग जाते हैं और फिर सपोर्ट नहीं हो पाता, प्रचार नहीं हो पाता ठीक से। और इसलिए और तमाम कंट्रोल किया गया, अच्छी बात है। कंट्रोल करना तो ठीक है, शोरगुल बोला सब बंद हो रहा है, अच्छी बात है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने तो जो राज कर रही है, उसने तो पहले ही इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही अपना सब काम पूरा कर लिया है। पूर्ण पब्लिसिटी करती, गांव-गांव जा करके उनके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स पहुंच के संपर्क किए हैं। और दूसरी पार्टियां, हमारी पार्टी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नहीं कर पाए। हम माफ़ी मांगते हैं जनता से, क्योंकि हमें भाई माफ़ कर देना, हम नहीं संपर्क कर पाए। अब की बार भविष्य में जब होगा तो हम अभी से संपर्क करेंगे। जो भविष्य बताएगा कि हम बीमार नहीं हुए, किसी के बाई दिए हम कभी बीमार नहीं पड़ते थे।
पहली बार हमें एक तरह का पेट का खराब होने से गड़बड़ हो गया और उससे हम आपके सामने नहीं आ पाए। फिर मैसेज का हो गया, तो दुर्भाग्य की बात है। कुछ लोग हमारे लगे हुए थे जो प्रचार कर रहे थे। एक हमारा झांसी डिवीज़न का पूरा उसने तैयारी कर ली थी, बेचारे का जवान बेटा मर गया है, बीटेक था, तो धक्के की वजह से वो परेशान है। तो ऐसे ही ये कभी कभी दुर्भाग्य की बात है, ऐसा हुआ है, हमें उसकी चिंता नहीं है। मगर जो हमारे लड़ रहे हैं उसमें से यही खबर मिल रही है कि साहब वो धमकी दी जा रही है, कोई दूसरे लोग जो हैं भाजपा वाले धमकी दे रहे हैं कि नहीं आप टिकट फाइल मत करो, नहीं तो हम तुम्हें ठेकेदारी नहीं करने देंगे, तो भुगतान नहीं करने देंगे। और कोई कुछ कहता तो हमें काम, तो ये लोग तो दलितों की पार्टी, गरीब पार्टी है, तो इसलिए बहुत सी गरीब समझते हैं कि साहब इनके साथ हम चले जाएंगे तो हमें व्यापारी वर्ग के लोग, मालदार लोग जो है हमें काम नहीं देंगे। तो उसके डर के मारे, भय के मारे वो लोग अपने निष्पक्ष खो बैठते हैं और वोट देने के लिए उसके लिए राजी हो जाते हैं। अब आप अनुमान लगाइए, भाजपा जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कट्टर दुश्मन पार्टी थी। उनका जो संस्थापक थे बाबा साहब के वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो सभा हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो असेंबली में बैठते थे, तो मुखर्जी साहब जो उसमें थे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा के वो थे, वो बगल में बैठते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, कभी मगर उनको नमस्कार तक नहीं करते थे और हमेशा अपोजिस्ट में बोलते थे और उल्टी बात करते थे। उनको जो है उनकी तरफ भी आज हमारे समाज के लोग, जो जाटा समाज के लोग हैं, वो भी अब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है। मैं तो समझता हूँ ये बाबा साहब के नाम को ले करके अपना डुबो रहे हैं और भविष्य जनरेशन बच्चों की खराब कर रहे हैं, क्योंकि धर्मांधता के अलावा भाजपा के अंदर कुछ नहीं है। बस हिंदू मुसलमान यही होता रहेगा और विकास कुछ नहीं होगा। नहीं तो बता दे कोई कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे जो बनाई योजना थी, जो दलितों के लिए थी, जैसे स्वीकार सब प्लान था जिसमें अलग से पैसा 21% अलग से धनराशि उनके ऊपर खर्च होनी थी, वो क्यों ख़त्म कर दी है। उसी तरह से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हमने कहा था क्लस्टर लड़कों के बनाइए, जो हमारे दलित लड़के अलग से उनकी ट्रेनिंग हो लड़कियों की, और उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए, उनको पैसा वो जो प्रोडक्ट के जो उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाए, वापस भेजा जाए, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया और अपने प्राइवेटाइजेशन में लगे हुए हैं, प्राइवेट करने में। तो प्राइवेट से जितनी नौकरियां थी वो भी ख़त्म हो गई। नौकरियां नहीं है तो फिर करेंगे क्या, लड़के करें क्या? तो पॉलिटिक्स में जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और कोई काम कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास धन नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा दयनीय दशा जो है हमारे अनुसूचित जाति, केवल वोट डालने वाले मत बनिए, आप कम से कम MLA MP भी तो बनाइए। और अगर आप MLA MP जो है सब निश्चय कर लें कि हमें बनाना है, तो धनराज काम नहीं आएगी। धनराज के साथ में जो व्यवहार है आपका, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, तो मैं समझता हूँ आपको MLA MP करेंगे। ये बात सही है कि सुकाश के लोगों को दूसरे लोग पसंद नहीं करते, बहुत कम। भाजपा क्योंकि वो सपोर्ट सवर्ण जातियों की ज़्यादा होती है, इसलिए सवर्ण जाति के लोग उसी को चुनते हैं जो सुकाश का सबसे कमज़ोर कैंडिडेट होता है, जो उनके सामने बोल नहीं सके, आंख नहीं उठा के देख नहीं सके। तो ऐसे लोगों का वो प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए हमारे जो MLA हैं सब बेकार हैं। बाबा साहब का जो सिद्धांत था वो पूरा नहीं हो पाया। अब इस पर बहुत गंभीरतापूर्ण चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे पॉलिटिकल आरक्षण की ज़रूरत है क्या, जहाँ पर 4 भाई हैं वो आपसे में झगड़ जाते हैं और एक ही जात के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, झगड़ा होता है। हम तो कहते हैं कि हर पार्टी परसेंटेज के अनुसार रिजर्वेशन दे, जितने परसेंट रिजर्वेशन है उसका परसेंट कह दे कि इतने टिकट हम देंगे, और मगर ये नहीं बताएं कि कौन से सीट से लड़ेंगे, वो अपने आप लड़ें। सॉरी। तो उससे ये होगा कि आपको एकदम से एकता बनी रहेगी और हर आदमी जो है अलग अलग अपनी स्वेच्छा से सीट चुन सकेगा। अभी तो सीट जो है रिजर्व सीट करती तो रिजर्व पे लगा रहता है, 4 हैं तो चारों में दुश्मनी पैदा होती रहती है, समाज का विघटन और होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन तो रहे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन सीट का ना होकर के कैंडिडेट को उतने परसेंट कैंडिडेट की घोषणा करने के ऊपर होना चाहिए, और पार्टी जो है उससे बाध्य हो, और वो जो घोषणा होने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपने स्वेच्छा हो कि वो किसी भी सीट पे लड़ सकता है। ये इस तरह का जो होगा तो आरक्षण तो हुआ, उनका फ़ायदा हुआ, मगर उनको गुलामी करने का से बच जाएंगे, ये ज़रूरी है। तो ये सुधार भविष्य में, चुनाव सुधार में इसे लाने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी पॉलिसी मैटर है। और मेरी आदर्श समाज पार्टी जब भी कभी भी किसी कीमत में इस स्थिति में आई कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमारा यही पॉइंट होगा, जातीयता के नाम पे जो अपेंड करो, जातीयता ख़त्म हो, सांप्रदायिकता पे कानून बने, और जो आजकल हो रहा कि
बैकवर्ड क्लासेस का सर्वेक्षण होना चाहिए। उसी तरह से सुकास्ट के लोगों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए जो सर्वेक्षण हो वो आर्थिक सर्वेक्षण भी हो। पर कैपिटा इनकम का अलग से सर्वेक्षण हो कि पर कैपिटा इनकम क्या हुई है। पर कैपिटा इनकम स्वतंत्र होने की तब से आज तक पर कैपिटा में क्या वृद्धि हुई है, कितनी लैंड थी, कितनी लैंड इनकी छीन ली गई है, ये सब सामने आनी चाहिए जनता के, तभी जो उनकी पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी बनाने में उनका हाथ होना चाहिए। जय, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हो गया, फिर किसी दिन और टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे जो अभ्यर्थी हैं 2 यहाँ पर रहे, एक की तो गलत तरीके से कैंसिल कर दिया है, मगर 2 मिस्टर डेरिक स्मिथ वो अपने लड़ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, मियाँ बीवी सारा परिवार और सब लोग हम उनके साथ हैं। सॉरी। दूसरे हैं डॉक्टर OP राजपूत, वो भी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार हैं, सब कुछ है, दोनों लोग बड़े कल्याणकारी हैं। देखना ये है कि हमारा समाज जो मतलब मेरा जाटव समाज है वो इन लोगों को कितना सपोर्ट करता है। अच्छे सच्चे ईमानदार की ज़रूरत है, तो वो ये क्रिमिनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दोष नहीं है, सब सेवा करने वाले लोग हैं। तो कैसे इनको व्यवहार करता है, कैसे इनको देता है, केवल अंधभक्त हो करके वोट देना कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं समझता हूँ मेरा समाज इसमें जागृत होगा और सोचेगा कि अच्छे कैंडिडेट को आने से उनका ही फायदा होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये समाज दोनों जीत गए तो कम से कम यहाँ पर जितने शहर में लोग हैं अच्छे अच्छे काम करेंगे और किसी जनता के जितने भी सुधार के काम हैं वो हम करेंगे ना। सारे जीवन का हमें प्राणी का अनुभव है, उसके माध्यम से हम इस आगरा को चमन बनाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।